सैकड़ों साल पहले की बात है। बसंतपुर नाम के एक राज्य पर रविंद्र नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा रविंद्र एक बहुत ही न्याय प्रिय और अपनी जनता की भलाई करने वाला राजा था। उसके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था पल्लू सेन, जो राजा रविंद्र को समय समय पर सलाह दिया करता था। इन्हीं दिनों राज्य में एक ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम था प्रमानंद। वह अपनी ज्योतिष विद्या के बड़े ही माहिर थे। इतना विद्वान होने के बाद भी उनका जीवन बड़ा ही सादगी से भरा हुआ था। उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं था। उनके पास जो भी लोग आते थे वह अपनी मर्जी से जो दे जाते प्रमानद रख लेते थे। किसी से कोई मांग नहीं करते थे। अगर वह चाहते तो अपने इस विद्या के बल पर धन का ढेर लगा सकते थे। उनकी विद्या इतनी सटीक थी कि वह जो कहते वह सच निकलता था। धीरे धीरे उनके नाम के चर्चे मंत्री पल्लू सेन तक पहुँचे। मंत्री ने अपने एक नौकर को प्रमानद के घर पर भेजा और संदेश दिया कि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन प्रमानद ने मंत्री जी से मिलने को मना कर दिया और कहा कि अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री पल्लू सेन को यह अपनी बेइज्जती सी लगी और सोचने लगा कि एक मामूली से आदमी की यह हिम्मत कि मेरे आदेश का पालन न करे। और फिर कुछ सोचकर वह प्रमानद के घर जा पहुँचे। प्रमानद ने उनका स्वागत किया और कहा, हजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रमानद, हमने सुना है कि तुम ज्योतिष विद्या के बड़े ही विद्वान और माहिर हो। हम भी यह विद्या सीखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे यह विद्या सिखा सकते हो? यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। अगर आप भी यह विद्या सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भी तुम्हारी पहले परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर मंत्री ने प्रमानद से कुछ बातें पूछी जिनका प्रमानद ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दिया। मंत्री हैरान था क्योंकि यह बातें उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। मंत्री पल्लू सेन उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ और फिर वह प्रतिदिन प्रमानद के घर जाता और ज्योतिष विद्या का ज्ञान सीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। प्रमानद ने बड़ी मेहनत से अपने दोस्त पल्लू सेन को ज्योतिष विद्या सिखाई। पल्लू सेन अब ज्योतिष विद्या सीख चुका था और उसके कही हुई बातें भी बिल्कुल सच निकलने लगी थी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त प्रमानद के भाग्य का हिसाब भी लगाना चाहिए। उसने प्रमानद के भाग्य का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन प्रमानद के जीवन के बड़े ही अशुभ और मनहूस है। अगर 40 दिन तक वह घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर वह परेशान हुआ। वह जानता था कि उसका गणित अब गलत नहीं हो सकता। मंत्री उस वक्त प्रमानद के घर पर गया और उसे बताया कि अगले 40 दिन तुम्हारे लिए बड़े ही अशुभ है। इतने दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना।
जब प्रमानद ने खुद अपने बारे में हिसाब लगाया तो बात सच निकली। सच में आने वाले 40 दिन उसके लिए बड़े ही अशुभ थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना, अब हम 40 दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है, मैं 40 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे जो ईश्वर की इच्छा। फिर प्रमानद अपने घर का दरवाजा बंद करके घर में ही रहने लगा। एक एक करके 39 दिन बीत चुके थे, फिर 40वां दिन भी आ गया। अब प्रमानद को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां उसके जीवन से निकल चुकी हैं। 40वें दिन वह तैयार हुआ और नहा धोकर यह सोचकर अपने घर से निकला कि मंत्री जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे जाकर मिलना चाहिए। वह हमेशा मेरे घर खुद ही आ जाते हैं, मैं एक बार भी उनके पास नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वह भूल ही गया था कि 40वां दिन अभी पूरा नहीं गुजरा था और अभी भी अशुभ घड़ियां उसके सिर पर खड़ी थी। वह खुशी खुशी मंत्री जी के महल की तरफ रवाना हो गया। मंत्री जी के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक तो सड़क का रास्ता था और दूसरा नदी के साथ साथ कच्चा रास्ता था। प्रमानद ने सोचा कि शहर की तरफ से सड़क के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि इतने दिन तुम कहाँ पर थे। इसीलिए वह नदी के कच्चे रास्ते से चल पड़ा। वह चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर पर चमकने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है और एक बेयाबान जंगल की तरफ आ निकला है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ना देता था और ना ही कोई जानवर। चलते चलते उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। प्रमानद बहुत ही थकावट महसूस कर रहा था। सोचने लगा कि इस खंडहर की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वह खंडहर के अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े-बड़े संदूक रखे हुए थे। प्रमानद को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था। हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात, यह सब देखकर वह इतना बदहवास हो चुका था कि अपने विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम न कर सका। आखिर उसने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री पल्लू सेन को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी दौलत मेरे किस काम की है। वह बदहवासी में दौड़ता हुआ शहर की तरफ वापस गया और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि प्रमानद खुद आया है तो वह बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी प्रमानद का 40वां दिन पूरा नहीं हुआ है। प्रमानद की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत प्रमानद को महल के अंदर बुला लाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की, वैसे भी अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और बाकी के 39 दिनों की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बता दी और कहा,
कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप ही यह खजाना रख ले। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाई और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मन में तुरंत बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रमाणत किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे। फिर यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है कि प्रमाणत का काम तमाम कर दिया जाए, उसे मार डाला जाए। यह सोचकर मंत्री ने प्रमाणत को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर प्रमाणत हैरान हो गया और बोला, पल्लू सेन, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए तुम्हारी जुबान बंद करना जरूरी है। प्रमाणत की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वह बोला, मैं वचन देता हूँ कि यह बात किसी और से ना कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए यह कसम खा रहे हो। प्रमाणत ने उसकी बहुत ही मिन्नतें की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सिर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब प्रमाणत ने देखा कि उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह बोला, पल्लू सेन, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। बोलो, क्या इच्छा है? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त प्रमाणत को मौत के घाट उतार दिया और खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर के ही अंदर जमीन में दबा दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने महल को लौट गया। अब वह बिल्कुल संतुष्ट था कि वह खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और रातों रात सारा खजाना अपने महल में ले आया। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उस खंडहर को तुड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया गया। कुछ ही महीना में नदी के किनारे पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने प्रमाणत की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि प्रमाणत को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद प्रमाणत के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम धनीराम रखा गया। बेटे के जन्म पर धनीराम की मां अपने पति को याद करके बहुत ही रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था उसकी कोई खोज खबर ना मिली थी। वह बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल में गई, मगर दरबारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह इसी को अपना भाग्य समझकर घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने लगी।
प्रमाणत का बेटा धनीराम बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। धनीराम बड़ा होने लगा। उसके बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज थी। समय बीता और धनीराम अब युवा हो चुका था। सब लोग कहते थे कि वह अपने पिता प्रमाणत से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन धनीराम को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिला। उसने माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वह भी एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी और भविष्य वक्ता थे। धनीराम को वह किताब बड़ी ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वह भूत और भविष्य की सभी बातें जान सकेगा और साथ ही साथ किसी के भी मन की बात जान पाएगा। धनीराम उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। साथ ही किताब भी पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? माँ, एक अजीबो गरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा और हंस इसलिए कि एक दिन में अपने पिता की मौत का बदला उसे जरूर लूंगा। सच बात जानकर धनीराम की माँ बहुत रोई, लेकिन धनीराम ने उसे दिलासा दिया, माँ यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा रविंद्र मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा है जहाँ मंत्री पल्लू सेन ने अपना नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो चिंता न कर माँ, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर धनीराम गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिया ने कहा, तुम प्रमाणत के बेटे हो। ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर 4 सेर आटा, 2 सेर चावल, 1 सेर दाल और घी भेज दिया करना। वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? धनीराम ने गौर कर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक किसान को तुम्हारे पास सामान अनाज बेचने के लिए लाया था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूं, तो वह तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। धनीराम के मुंह से यह बात सुनकर बनिया थर-थर कांपने लगा। धनीराम ने तो उसका सारा राज जान लिया था और यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे धनीराम लेकर आया था। बनिया हैरान था कि धनीराम को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह फौरन हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहते हो, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। धनीराम वापस अपने घर चला गया। अब वह आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता चला गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई।
यहाँ तक कि वह इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी वह जान लेता था। और कभी ऐसा ना हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता प्रमानद से भी ज्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन धनीराम की माँ ने कहा, बेटा मेरा मन मेथी का साग खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में मेथी का साग कहीं पर नहीं मिलता। मैंने सुना है कि मंत्री पल्लू सेन के बाग में मेथी का साग लगा हुआ है। किसी को भेजकर वह साग वहां से मंगवा दे। पल्लू सेन का नाम सुनकर धनीराम के तन बदन में आग लग गई। वह कहने लगा, ठीक है माँ, मैं मेथी का साग खुद लेने जाता हूँ। जब धनीराम बगीचे में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने बगीचे के रखवाले को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने का है, बस वही चाहता हूँ। तू जानता है कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई साग की दुकान नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। रखवाला दरवाजा बंद ही करने वाला था कि धनीराम ने चिल्ला कर कहा, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना, कल जो सांप तूने मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए छिपी भी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहां पर दिखाई दी। रखवाला एकदम चकोना हो गया और सोचने लगा कि यह लड़का सचमुच कमाल है। मैंने ऐसे ही इसे डांट दिया। वह पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी मादा डसने वाली है? धनीराम ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें साग देना है तो दो, वरना मैं जाता हूँ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा साग दूंगा, परंतु यह बात किसी और को मत बताना, वरना पल्लू सेन मेरी खाल खिंचवा देगा। तुम पल्लू सेन की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने धनीराम को एक तरफ बिठाया और उसके लिए मेथी का साग लेने के लिए चला गया। इस दौरान मंत्री पल्लू सेन टहलता हुआ बाग में आ पहुंचा। उसने धनीराम को देखा तो रखवाले से पूछा कि यह कौन है? हजूर, यह लड़का बड़ी ही अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने सांग मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बहुत ही हैरान हुआ और धनीराम को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और धनीराम से पूछा, लड़के तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनीराम है और मेरे पिता प्रमानद है। प्रमानद का नाम सुनकर मंत्री कांप गया, उसके अंदर डर समा गया। लेकिन फिर वह संभल कर बोला, तेरे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक आदमी है वह। मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। यह सुनकर धनीराम को गुस्सा आ गया और वह बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक निर्दय आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मंत्री पल्लू सेन के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा।
किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? मुझे मेथी का साग चाहिए था जो सिर्फ इसी बाग में होता है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर मेथी का साग तोड़ आता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसला कर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहाँ पर बंद कर दो ताकि वह वहीं पर भूख प्यास तड़प तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें हीरे जवाहरात से तोल दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर धनीराम को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाना की तरफ बढ़ने लगा। धनीराम ने चिल्लाकर कहा, अरे नौकर, तू यह क्या करता है? पल्लू सेन तेरे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। वह झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो पल्लू सेन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, तुझे क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तू मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता है और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझसे प्यार करती है। नौकर धनीराम के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। मैं तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ और वह समय जल्दी आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त तक उसे मेरा पता ना बताना जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने के लिए हुक्म दिया है। हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाना में बंद कर दिया है। और नौकर ने उसे छोड़ दिया। धनीराम ने मेथी का साग लिया और अपने घर को चल दिया। उसके बाद नौकर पल्लू सेन के पास गया और बोला, मैंने उस लड़के को तहखाना में बंद कर दिया है मालिक। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री ने धनीराम को तहखाना में बंद करने की साजिश की, उसी रात महाराज रविंद्र को एक जीबोगरीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उसे वह सपना याद नहीं रहा। वह बाकी सारे काम भूलकर इसी उधेड़बुन में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा था। वह दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से यह बात कही कि वह जानना चाहता है कि रात को उसने क्या सपना देखा था और उसके सपने का मतलब क्या था। सारे मंत्री परेशान थे कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री पल्लू सेन से कहा कि तुम हमारे सबसे यंग मंत्री हो, तुम ही बताओ कि रात को हमने क्या सपना देखा था। जब वह भी राजा के सपने को बताने में नाकाम रहा तो राजा रविंद्र गुस्से से लाल पीला हो गए और बोले, अगर 30 दिन के अंदर तुम मुझे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं हो। और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं है।
राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वो अपने महल में गया। करते करते 30 दिन बीत गए मगर मंत्री को इस समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे प्रमानत के बेटा का ख्याल आया। दिल में सोचने लगा, मैंने नाहक ही उसे मारवा डाला। अगर वो आज जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाना में डालने को कहा था। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हजूर, मैंने तो उसे तहखाना में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मार डाले और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता। जी सच बात तो यह है कि वह लड़का जिंदा है। यह बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? हजूर, यह बात मुझे उस लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मुझे मारे तभी मैं आपको सच बताऊं। ठीक है, अब तुम जाओ और धनीराम को लेकर आओ। नौकर तुरंत धनीराम के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने धनीराम से माफिया मांगी और कहने लगा कि राजा रविंद्र ने एक सपना देखा है और वह भूल चुका है कि क्या सपना था। तुम अपने विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और उस सपना का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारी की जान बच सकती है। ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिएगा कि आपका एक शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है और फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे आप जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वह इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से वही बात कही कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने एक सिपाही को धनीराम को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, हजूर, धनीराम राज दरबार में आने को तैयार है परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसने एक अजीब शर्त रखी है, कहता है कि वह सिर्फ पल्लू सेन की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। सारे दरबार यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है अपने अपने शिष्य को बड़ी ही तकलीफ दी है, इसीलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपका शिष्य ने कहा है। जाओ और उसे अपने पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ धनीराम के घर पर पहुंचा और धनीराम उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर यह बोलता हुआ आया कि देखो है लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वह मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, हजूर, यह झूठ बोलता है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है।
नहीं महाराज, मेरे पिता का और उसके घोड़े का हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के पास इसके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपना का मतलब क्या है। महाराज, आपने देखा कि आसमान से एक उड़ता हुआ पक्षी आया। उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने बिल्कुल यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। हजूर, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता को 7 संदूक मिले थे जिनमें खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी, ताकि वह खजाने की बात किसी और को ना बता सके, और जो खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वह इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे और मेरे पिता के घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वहीं जमीन में गाड़ दिया था। यही आपके सपने के असलियत है। मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके महल की तलाशी ली गई, जहां पर वह 7 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उसके महल के बाग की खुदाई की गई, जहां प्रमानद और उसके घोड़े की हड्डियों के कंकाल मिले। मंत्री जी के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन न्याय प्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। फिर धनीराम ने अपने पिता की अस्थियों को पूरे ही रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने धनीराम से कहा, बेटे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। धनीराम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हुजूर, मेरी एक प्रार्थना है। कहो, क्या कहना चाहते हो। हजूर, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से कर दी जाए। उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात कही। वह इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उसे नौकर के साथ कर दी गई, जिसे धनीराम को तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया था। धनीराम ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वह महाराज का एक मंत्री बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा।